खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कशन जा रहे हैं पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो डिस्कस में आपको दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले राइट इन ब्रीफ वो 5 क्वेश्चन है, उसके बाद डिस्कस वाला जो सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वो है चूज 3 एग्जाम्पल टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो अब इसका मीनिंग क्या है? इसमें अब यूरोप में नेशनलिज्म की नमू में सकाफत की शराकत को जाहिर करने के लिए 3 मिसालें मुंतखब कीजिए या मुंतखब करिए। यानी कि किस तरह से म्यूजिशन ने, वहाँ की तहजीब व तमद्दुन ने, वहाँ की तहजीब, कल्चर मीन्स क्या होता है? सिंपली वहाँ के कल्चर ने, जिसमें फ़नकार आते हैं, जिसमें आपको शोरा हजरात, जिनको हम पोइट कहते हैं, पोइट आते हैं, आपकी पोइट्री आती है, आपकी आर्टिशंस आते हैं, म्यूजिशंस आते हैं, उन्होंने किस तरह से नेशनलिज्म को फ़रोग दिया यूरोप में। अब अगर हम बिफोर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे व्हाट वाज द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द यूरोप, इससे पहले यूरोप में किस तरह की हालात थी, तो हम देखते हैं वहाँ पे जो है वहाँ की सोसाइटी, यूरोप की जो सोसाइटी थी वो लगभग जो है बहुत सारे ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो चुकी थी। जैसे आप कहेंगे कंजर्वेटिज्म था, एरिस्टोक्रेसी थी, लिबरलिज्म सिस्टम था, और लास्ट में हमारा जो है वो क्या होता है, वो है हमारा नेशनलिज्म। अब देखो, बिफोर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन इलस्ट्रेटली, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि नेशनलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखो, नेशनलिज्म इज़ एन आइडिया, ये एक आइडिया होता है, एक मंसूबा होता है, एक ख्याल होता है, और ये वो मूवमेंट होता है, ये इस तरह की तहरीक चलाई जाती है जिसमें प्रमोट्स करा जाता है वो उन लोगों का इंटरेस्ट जो एक पार्टिकुलरी एक ख़ास मुल्क या नेशन के मकसद के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक नेशन, एक देश जो है वजूद में लाते हैं, और सॉवरेंटी को वो ज़्यादा उस पे ही अमल करते हैं। यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट पे, सेल्फ गवर्नेंस पे वो ज़्यादा यकीन करते हैं, और इट्स नेशन। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें यही होता है कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म क्या करते हैं? नेशनलिज्म सिंपली अगर आप कहोगे कि उनको अपने कौम परस्ती, अपने मुल्क के साथ पूरी तरह से वो किस तरह से मोहब्बत करते हैं। अब सिंपली आप देखेंगे, इससे पहले क्या था? डिवाइड हो चुका था, अलग अलग ग्रुपों में यूरोप जो है डिवाइड हो चुका था। तो अगर हम कहेंगे नेशनलिज्म की जो एग्जैक्ट, इससे भी थोड़ा सा सिंपल मैं बताऊंगा। सिंपली नेशनलिज्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट फॉर एंड प्राइड इन यूर ओन कंट्री, बिलीफ इन इंडिपेंडेंस फॉर ए पार्टिकुलर कंट्री। अब मान लो यूरोप में क्या थे, अलग अलग ग्रुप थे, उनका अलग अलग दावा वो देते थे कि हम इस तरह की हुकूमत को जो है एस्टेब्लिश करेंगे, इस तरह के हमारे कानून होने चाहिए। लेकिन नेशनलिज्म की है ओवरऑल जो है एक ही आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करना, एक ही कंट्री को, एक ही नेशन को वन नेशन बनाना, जो डिवाइड अलग अलग डायनेस्टीज़ में, अलग अलग टेरिटरीज़ में हुआ था या अलग अलग ग्रुप्स में हुआ था, उसको एक करना। और सेकंड पॉइंट इज़ कि हाउ दी कल्चर, यानी कि सिंपली यू कैन से वहाँ की तहजीब व तमद्दुन ने किस तरह से नेशनलिज्म में, कौम परस्ती में लोगों को अवायर किया और लोगों को इंस्पायर्ड किया कि हमको किस तरह का नेशन होना। अगर हम कल्चर की बात करेंगे, द आर्ट, कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशन, पीपल आर ग्रुप, द आर्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स रिगार्डिंग एज ए होल। तो सिंपली आप कहोगे वहाँ के फनकारों ने, वहाँ की रस्म व रवाज जो यूरोप में थे, जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन, अलग अलग के जो इंस्टीट्यूशन थे, जो अदारे थे, उन्होंने किस तरह से वहाँ के इंटेलेक्चुअल जो पढ़े हुए लोग थे, किस तरह से उन्होंने जो है एक बिग अचीवमेंट की तरफ तमाम लोगों को तैयार किया। फनकारों ने, शोरा हजरात ने, वहाँ के जो पढ़े हुए लोग हैं, किस तरह से उन्होंने नेशनलिज्म का
का नारा दिया, या आप सिंपली कह सकते हो कि किस तरह से उन्होंने यूरोप को बनाया। अब देखो ये जो पिक्चर है ना, ये आपकी बुक पे दी है, जहां पे इसमें दिखाए गए हैं तुर्किश ने, जो टर्किश मुल्क उस वक्त था, उसने ग्रीस के लगभग जो है 20,000 लोगों को मारा था उस वक्त। अब यहाँ पे इस तस्वीर को देख करके हमको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि किस तरह से उनके साथ जुल्म किया जाता था एट दैट टाइम, और किस तरह से उनको मारा गया। क्योंकि हमको रियलाइज़ करना है कि एक ही नेशन है, हर मुल्क जो है जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखना यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका जो पहला जो मीनिंग आपका यहाँ पे आएगा वो है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देखो किसी भी मुल्क की अगर हम बात करेंगे कौम परस्ती की, नेशनलिज्म की, वन नेशन बनने की, तो ये उस पर मंसर नहीं करता है। यानी कि कौम परस्ती की तरक्की सिर्फ जंगू और इलाकाई तोसी के ज़रिए नहीं होती है, यानी कि हम अपने मुल्क के रियासतों को दूसरे मुल्कों में फैलाएंगे, या दूसरे मुल्क में हम अपने राज को बढ़ाएंगे, या वो लोग हमारे राज। इट इज़ नॉट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। सिंपली हम कहेंगे कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। तो देखो ये जो तहजीब हमारी है, ये सकाफत जो है, सकाफत ने कौम के नज़रिए तख्लीक करने में अहम किरदार किया। यानी कि जो भी सकाफत है, इसकी वजह से, यानी कि जो भी आपका कल्चर था, वहाँ के म्यूजिशियन थे, वहाँ के पोइट्री थी, वहाँ के आर्टिस्ट थे, वहाँ के इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ थे, उन लोगों ने किस तरह से इस आइडिया को, इस मंसूबे को क्रिएट किया। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक हेल्प इट एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिज्म फीलिंग। तो आप देख लिए सकाफत यानी कि कल्चर ने कौम के ख्याल को पैदा करने में एक अहम किरदार अदा किया, और शायरी की कहानियाँ और मौसीकी इससे कौम परस्ती जज्बात का इजहार और तश्कील देने में मावन हुआ। यानी कि आप देखोगे पोइट्री, जो भी वहाँ की पोइट्री थी, स्टोरीज थी, म्यूजिशियन से, क्योंकि लोग क्या थे, लोग बेचारे अनपढ़ थे, वो इलिटरेट थे, एंड ड्यू टू दिस काज उनको जो है पोइट्री सुनाई जाती है। क्योंकि हम अगर एक मुल्क हो जाएंगे तो किस तरह से हमारा मुल्क जो है डेवलप्ड नेशनलिज्म की तरफ करता है। अब देखो दूसरा पॉइंट आपका है रोमांटिसिज्म। देखो सिंपली अगर मैं कहूँगा द एग्जैक्ट एंड द ऑथेंटिक डेफिनेशन इज रोमांटिसिज्म is a literary and artistic movement which emphasized क्रिएटिव इंस्पिरेशन एंड इंडिविजुअल फीलिंग। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है एक ऐसी अदबी और फनकाराना तहरीक जिसने तख्लीकी तहरीक और इनफराती जज्बात पर जोर दिया है। तो यहाँ पे देखो एक कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिक सेंटिमेंट्स, लोगों के जज्बातों को उभारना कि आपका मुल्क एक है, आपका मुल्क एक है, उनके नुक्ते नज़र को, उनके एहसासात को जगाना। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट generally criticize the glorification of the reason and science and focus instead on the emotion, institution and the mystical feelings। अब रोमांटिसिज्म जो थे, जो कौन से लोग थे, जो एक वो लोग थे जो अदब और फनकारी तहरीक के ज़रिए, म्यूजिशियन के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, वहाँ के आर्टिस्ट जो वहाँ का फनकाराना अदारा था, उनकी वजह से इन्होंने जो फन था, वहाँ के फनकाराना जो हुनर था, उसकी वजह से इन्होंने जो है लोगों को इंस्पायर्ड करा। इस बेस पे नहीं, वो इस चीज़ की मतलब इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानते थे कि यहाँ इसके पीछे रीज़न क्या है या इसके पीछे कौन सी साइंस है कि हमको, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर इमोशंस पर, जज्बात पे वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया। नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, नेशनलिज्म को वजूद एग्जिस्ट करने के लिए देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन। अब इसमें यही बताया जाता है, उनकी ये कोशिश थी कि हम एक ही वो तख्लीक करें, एक ही नेशन की कलेक्टिविटी जो हमको वारसा में मिला है। हम अगर यूरोप के हैं तो हमारा एक ही मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, एक ही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक ही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक ही नेशन होना चाहिए जो हमको वारसा में मिला है, जो हमको कल्चर, हमारे कल्चर, रस्म रवाज, जो रीति थे, ट्रेडिशनल थे, उनसे हमको मिला है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हैडर क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल डैश वोक इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू सेपरेट ऑफ द नेशन वॉक्स जेस्ट वाज पॉपुलराइज्ड। तो
वहाँ का दूसरा जो जर्मन का जो फिलासफर था जिसका नाम क्या था, गॉटरफ्राइड, उसने भी ये डेफिनेशन दिया है कि किसी भी मुल्क को डेवलपमेंट करने के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, या वहाँ के लोगों को कामन जो मुश्तरका जो लोग हैं उनको वहाँ के फोक सॉन्ग से, वहाँ की पोइट्री से, वहाँ के डांसेस से उनकी वो स्पिरिट को, उनके जज्बातों को मतलब जो है वजूद में लाया जा सकता है, और पार्टिकुलर जो भी वहाँ उसी तरह से वो नेशन जो है पॉपुलराइज, वो जो है नामवर हो जाता है। सो कलेक्टिंग एंड रिगार्डिंग दिस फॉर्म्स फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये तमाम, जैसे म्यूजिशियन ने, वहाँ की रिकॉर्डिंग ने, तरह तरह के जो कल्चर का जो सकाफत वहाँ पे थी, तहजीब थी, वो इस बात को एसेंशियल समझते थे। किसी भी नेशन को वजूद में लाने के लिए म्यूजिशियन का एक अहम रोल रहा है। म्यूजिशियन जो होता है गाने वगैरह गा के वो लोगों को अपने मुल्क की वो जानकारियाँ देता है, मुल्क को डेवलप करने की कोशिश करता है। फनकार अपने जो अलग अलग तस्वीरें देता है जिससे उनमें जो है उनके सेंटीमेंट्स जो है, जज्बात, एहसासात में बदल जाते हैं। टू दी एम्फसाइज ऑन द वर्निकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ द लोकल फोकलोरी वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल सेपरेट बट आल्सो कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। अब देखो, जो वर्निकुलर लैंग्वेजेस जो थी, जो मकामी भाषाएं, जो मकामी बोलियां उस वक़्त यूरोप में बोली जाती थी, उनमें बहुत सारी लोकल फोक लोरीज क्या होता है, द ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि एक बरादरी के रिवायती और रस्म तौर व तरीके ने सिर्फ एंशंट टाइम के ही हालात को, उसकी मतलब पुराने ज़माने में क्या था उस तरह का सेपरेट जो है नेशनल कदीम दौर की हालात को नहीं, उनके जज्बात को नहीं जगाया, बल्कि एक मॉडर्न जदीद दौर के लिए मैसेज दिया जो बाकी स्पेक्टेटर जो थे, जो बेचारे अनपढ़ लोग थे। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ द पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रोशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, ये बहुत बड़ी एक मिसाल थी किसके लिए, जो पोलैंड उस वक्त इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशिया पावर्स वगैरह के इसके अंडर था। लेकिन ये जब अलग हुआ था उसी दौरान में, जब मैं उनको कौम परस्ती, नेशनलिज्म के नारे दिए गए, वहाँ के म्यूजिशियन ने, वहाँ के पोइट ने अलग अलग जो है रोल अदा किया। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड द लैंग्वेज। अगरचे वो मुल्क जो है काफ़ी देर तक कौम परस्त नहीं रहा, काफ़ी देर तक वो जो है ज़िंदा नहीं रहा कौम परस्ती में, लेकिन वहाँ की लैंग्वेजेस और म्यूज़िक ने जो है उसको मेंटेन, उनके एहसासात को बरकरार रखा, और एक नेशन जो है पोलैंड वजूद में आ गया। लैंग्वेजेस टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, उनके एहसासात को जगाने के लिए लैंग्वेज ने एक अहम रोल अदा किया। ये थी वही आपकी डेफिनेशन, नेशनलिज्म क्या होता है और कल्चरलिज्म क्या होता है। आई होप कि आज आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, और simply I heartily apologize all the viewers and students for being late translation of this question. तो आखिर में in the end I heartily request you that if you have any inquiry, any doubt regarding this discussion, you can comment me in my comment box, and don't forget to hit the bell icon and subscribe this channel, ताकि आगे जाकर मैं इस तरह का वीडियोस आपके लिए बना सकूं, और मुझे मोटिवेशन जब मिलेगा तभी मैं बनाऊंगा। और हॉटली ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।